हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक केस स्टडी करने जाएंगे जहाँ पे हम उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया और कहाँ कहाँ वो फेल हो गए। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1999 टू 2004, उनके अंडर इंडिया ने क्या हाइट्स अचीव की और इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो वाजपेयी जी एक इंडियन स्टेट्समैन थे जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। जो उनका पहला टर्म था वो था 13 डेज का इन 1996, जो कि शॉर्टेस्ट टर्म है एक प्राइम मिनिस्टर का। दूसरे टर्म में वो 13 मंथ्स के लिए इलेक्ट हुए थे फ्रॉम 98 टू 99, फॉलोड बाय एक फुल टर्म फ्रॉम 1999 टू 2004। वाजपेयी जी को फाउंडर और सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। तो स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की अर्ली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा। 1942 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 साल के थे, तब वो एक एक्टिव मेंबर बन गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। 1951 में आरएसएस ने वाजपेयी जी के साथ और दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। ये एक हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका एसोसिएशन आरएसएस के साथ था। वाजपेयी जी को उस टाइम इस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था नॉर्दर्न रीजन के लिए, जो कि दिल्ली में बेस्ड था। वाजपेयी जी की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिली थी और वो एक एलिगेंट डिफेंडर बन गए थे जनसंघ पार्टी की पॉलिसीज़ के लिए। एज अ फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी जी पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में एक स्पीच दी थी। 1979 में देसाई एंड वाजपेयी जी ने रिसाइन कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय जनसंघ पार्टी है ये कोलैप्स कर गई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी के लोगों ने फिर 1980 में दोबारा मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, एंड वाजपेयी जी को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। पंडित नेहरू 1957 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वाजपेयी जी एक दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नेहरू जी ने एक अपनी स्टेटमेंट में कहा था, दिस यंग मैन वन डे विल बिकम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो हम देख सकते हैं कि नेहरू जी की प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट 40 साल बाद सच हुई थी 1990s में। अटल जी ने जब देखा कि नेहरू जी का पोर्ट्रेट जो है पासेज वे में से मिसिंग था, तो उन्होंने एकदम उसे लगवाया। तो हम देख सकते हैं कि ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी अटल जी के अंदर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के लिए कितनी रिस्पेक्ट थी। जब दो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स 1996 से एंड 1998 के बीच में दो यूनाइटेड गवर्नमेंट जो है फेल हो गई थी, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी और फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए थे। 1988 जनरल इलेक्शंस में बीजेपी आई थी और उसने बहुत सारे पार्टीज के साथ कोलिशन करके एक नई गवर्नमेंट बनाई थी, एनडीए। एंड वाजपेयी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर उसमें सर्व किया था। तो अब हम बात करेंगे पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट की, जो वाजपेयी जी के अंडर हुए थे इन 1998। तो 1998 मई में इंडिया ने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरान जो कि राजस्थान में है। ये टेस्ट 24 साल बाद हुए थे उनके पहले टेस्ट से, जो कि 1974 में हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। काफ़ी कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने इन टेस्ट को कंडेम किया था और इंडिया पे काफ़ी सैंक्शन लगा दी थी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पे। पर कुछ नेशन जैसे कि फ्रांस जैसे नेशंस ने इंडिया को सपोर्ट भी किया था। यूएस की जो सैंक्शन थी वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स के बाद लिफ्ट हुई थी। जो ये सैंक्शंस लगाई थी कंट्रीज ने, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेड था वो काफ़ी गिर गया था। इन टेस्ट को करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना, जो कि 2000 किलोटन्स के थे। जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे उस टाइम, उन्होंने बताया कि जो पोखरान 2 के जो टेस्ट हुए थे 5 डेटोनेशंस, ये पुराने बाकी सभी जितने आज तक के प्रीवियस टेस्ट हुए थे उनके बराबर थे। इन टेस्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया अब एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। इन टेस्ट का असर कुछ ऐसा पड़ा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया
और 1999 में हम सब जानते हैं कि वाजपेयी जी एक फुल 5 ईयर टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए थे। तो जैसा कि आपने बताया कि इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करे, तो उसी साल 1998 में भी पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स में एक टेंशन बिल्ड हो गई थी। यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूंगा लाहौर समिट की। अर्ली 1999 में वाजपेयी जी ने एक फुल स्केल डिप्लोमेटिक पीस प्रोसेस स्टार्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। इसका जो इनॉग्रेशन था वो एक हिस्टोरिक चीज हुई थी कि दिल्ली से एक लाहौर की बस सर्विस चलाई गई थी फरवरी 1999 में, एंड वाजपेयी जी खुद दिल्ली से लाहौर गए थे इस बस में पहली बार। लाहौर डिक्लेरेशन जो था एक वो बायलैटरल एग्रीमेंट था दोनों सरकारों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये जो ट्रीटी थी ये 21 फरवरी 1999 को साइन की गई थी। तो इस ट्रीटी के अंदर ये था कि दोनों सरकार इंडिया और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वॉर है उसको हमेशा अवॉइड करेगी, और जो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स उन दोनों के बीच में चल रहे हैं उसे बिल्कुल एंड करने का ट्राई करेगी। जब जैसा कि मैंने बताया कि हिस्टोरिकल स्ट्रेन डेवलप हो गया था दोनों देशों के बीच, क्योंकि दोनों देश जो है न्यूक्लियरली कैपेबल थे। इसलिए जो लाहौर डिक्लेरेशन था ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए दोनों नेशंस के बीच, क्योंकि जब दोनों नेशंस ने अपने एटॉमिक टेस्ट जो है पब्लिकली परफॉर्म किए थे 1998 में, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ट्रीटी को साइन किया गया था। ये एक सेकेंड न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी थी जो दोनों कंट्रीज ने साइन की थी, एंड उन्होंने ये भी प्लेज किया था कि वो इस पहली ट्रीटी जो की थी NNAA उसको भी कंटिन्यू रखेंगे जो 1988 में साइन की गई थी। तो लाहौर डिक्लेरेशन को इंडिया में काफी ज्यादा वार्मथ दी गई थी, काफी अच्छी तरीके से सोशली एक्सेप्ट किया गया था, और ग्लोबल मीडिया में भी और दूसरे देशों के सरकार द्वारा भी इस ट्रीटी की काफी ज्यादा तारीफ करी गई थी। अब हम बात करेंगे 1999 में हुई कारगिल वॉर के बारे में। वैसे तो कारगिल वॉर खुद में ही एक पॉडकास्ट का टॉपिक है, पर यहाँ मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा कि कारगिल वॉर में हुआ क्या था। तो मई 1999 में कुछ कश्मीरी शेपर्ड्स ने मिलिटेंट्स और नॉन यूनिफॉर्म पाकिस्तानी सोल्जर्स को कश्मीर वैली में देखा, जो कि हिल टॉप्स और बॉर्डर पोस्ट पे लोकेटेड थे। ये इनकर्जन्स जो थे वो कारगिल सेक्टर में थे, उसके साथ साथ बटालिक, अखनूर और सियाचिन ग्लेशियर्स में भी थे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया टू क्लियर द कारगिल सेक्टर फ्रॉम पाकिस्तानी सोल्जर्स। ऑपरेशन विजय मई 26, 1999 में लॉन्च हुआ था। ये जो कारगिल वॉर थी उसमें अराउंड 500 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 3 मंथ्स। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 600 से 4000 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और सोल्जर्स मारे गए थे इस वॉर में। इंडिया ने ऑलमोस्ट 70% जो टेरिटरी थी वो रिकैप्चर कर ली थी डिस्पाइट ऑल द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये एक अकेला इंस्टेंस है जो कन्वेंशनल वॉर का बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। माना जाता है कि वाजपेयी जी ने एक सीक्रेट लेटर भी भेजा था उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को कि अगर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने जो LOC और जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको खाली नहीं किया तो इंडिया कुछ भी स्टेप्स ले सकता है खाली करवाने के लिए। तो कारगिल वॉर 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली एंड हो गई थी जब इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी रेगुलर और इरेगुलर फोर्स ने कंप्लीट विड्रॉल कर लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस बताया था। तो 1999 में ही दिसंबर में ही एक और नेशनल क्राइसिस एमर्ज हो गई थी जब एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो है जो काठमांडू से न्यू दिल्ली जा रही थी वो हाईजैक हो गई थी 5 टेररिस्ट के द्वारा, एंड वो उसको उड़ा के तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में ले गए थे। उस टाइम अफगानिस्तान जो है तालिबान के अंडर रूल था। तो ये जो एयरक्राफ्ट था ये फाइनली कांधार में लैंड हुआ था अफगानिस्तान में, और कांधार उस टाइम तालिबान के कंट्रोल में था। पाकिस्तान बेस्ड एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन, जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी और डिमांड की थी कि 3 टेररिस्ट को जो इंडिया के जेल में बंद हैं उनको रिलीज किया जाए। आम तालिबान फोर्सेस ने जो है इस एयरक्राफ्ट को सराउंड कर लिया था। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि तालिबान जो है इस इंसिडेंट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए था ताकि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पा सके, एंड इसलिए वो एक मीडिएट बन गया था हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये क्लियरली समझ में आ गया था कि जो हाईजैकर्स है उनको तालिबान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाईजैकर्स ने जो है सेवरल डिमांड्स पेश करी थी इंडियन सरकार के ऊपर, जिसमें से एक थी कि मसूद अजहर को प्रिजन से रिलीज किया जाए। मसूद अजहर वही है जिसने जैश ए मोहम्मद 2000 में फॉर्म करी थी, और ये वही टेररिस्ट है जो कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था। तो प्रेशर में आके और सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए इंडियन सरकार को टेररिस्ट की बातों को मानना पड़ा था, एंड इंडियन सरकार ने उनकी फरमाइश पूरी करी थी।
जसवंत सिंह जो कि उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे उस टाइम, वो टेररिस्ट को अपने साथ अफगानिस्तान ले गए थे एंड टेररिस्ट को पैसेंजर्स के साथ एक्सचेंज किया गया था जिससे कि पैसेंजर्स को सेव किया जा सके। क्योंकि हम वाजपेयी जी की पॉलिटिकल लाइफ एक ही पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक 2 पार्ट पॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।